क्या हाल है साथियों। मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। देखिए 12 फरवरी का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई डाउट होता तो 9650347272 पे आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो है ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। पहला टॉपिक जो है जनरल स्टडीज पेपर 3 से संबंधित है, इकोनॉमी। ठीक है, देखिए नए जो इन्वेस्टमेंट निवेश किए जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उनका एक सनसेट क्लॉज होगा। सनसेट क्लॉज का मतलब यहाँ ये नहीं कि सूर्यास्त खत्म हो गया, मतलब सूर्यास्त हो गया तो जो है निवेश नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसमें यह कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई जो नई ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई जा रही हैं, ठीक, उनको अभी जो नया इन्वेस्टमेंट करा जाएगा जिस पर जो है टैक्स की कुछ छूट मिलेगी, कम दरों पर टैक्स जो है लगेगा, जैसे 15%। ठीक है, तो ये चीज़ें जो इन्वेस्टमेंट हैं और मैन्युफैक्चरिंग की आपको बनाना है, कोई इंडस्ट्री बनानी है, तो कुछ एक टाइम लिमिट होगी, उसी में बनाओ। ठीक है, ये नहीं है कि आप बस आपको जो है ये टैक्सेशन जो अच्छे दरों पे मिल रहा है, आसान और सस्ती दरों पे, ये हमेशा के लिए नहीं है। एक उसका जो है टाइम बाउंड मैनर में आपको नई मैन्युफैक्चरिंग जो है सेटलमेंट फैसिलिटीज़ बनाने हैं, नए जो निवेश आ रहे हैं उनके लिए। और ये चीज़ें 15% पे जो आपको मिलेगा, इन्वेस्टमेंट जो मिलेगा, मान लीजिए आपको लोन मिला, आप गए, ठीक, तो आपको वैसे ब्याज दर जो है 22-25% की है, लेकिन आपको 15% में ही मिल जाएगा। लेकिन ये फिर 2024 तक के लिए ही है, ये नहीं कि आप 27, 28, 30 तक घसीटते जा रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। जो हमारे रिवेन्यू सचिव हैं, राजस्व के सचिव जो हैं, उन्होंने ये चीज़ बताया है ताकि निवेश जो है मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से जो है अप्लाई हो। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3, इन्वायरमेंट से संबंधित है। ये एक समिट है, समिट मतलब कि सम्मेलन है, नाम है इसका वन ओशियन, मतलब कि एक महासागर। ठीक, इसमें मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ये इसको वीडियो मैसेज इसमें देंगे 11 फरवरी को। ठीक है, यानी कि कल हुआ था ये। और इसमें जो है कई सारे कंट्रियों के जो हेड्स होंगे, जैसे कि जर्मनी हो गया, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया, ठीक है, जापान, कनाडा, ये सब लोग रहेंगे। इसको ऑर्गेनाइज, वन ओशियन समिट को ऑर्गेनाइज कर रहा है फ्रांस। 9 से 11 फरवरी तक इसने किया। एक जगह है ब्रेस्ट, वहाँ पर, ठीक, ब्रेस्ट करके है जगह। और इसमें सहयोग जो है, आयोजन करने में सहयोग जो है यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक कर रहा है। उद्देश्य क्या है इस समिट को? इस समिट का उद्देश्य है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो कुछ ऐसे एक्शंस ले ताकि संरक्षण हो सके और हेल्दी और सस्टेनेबल ओशियन इकोसिस्टम बन सके। ठीक है ना, स्वस्थ और टिकाऊ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और समर्थन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने के लिए ये उद्देश्य, ये वन समिट रखा गया है। ठीक, अगला जो टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 1, आर्ट एंड कल्चर संबंधित है। देखिए चिंतामणि पाद्य नाटकम, ये एक नाटक है जो कि आंध्र प्रदेश में 100 साल से हो रहा था। ठीक, अभी इस पे आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने बैन लगा दी। बैन क्यों लगा दी बताता हूँ। पहली बात तो 1920 से चला रहा था, इसको लिखा था कलाकुरी नारायण राव जी ने, जो कि एक समाज सुधारक थे। इसमें एक चिंतामणि था, ठीक है, चिंतामणि थे जो कि एक वैश्या या कोर्टेजन थी, और ये लॉर्ड कृष्ण जी की डिवोटी थी। ठीक है, और ये कई सारे भजन वजन गाकर जो है अपना मोक्ष प्राप्त करना चाहती थी। ठीक, वहीं पे जो है एक शुभी शेट्टी था। ठीक है, ये एक बिजनेसमैन था और ये आर्य वैश्य कम्युनिटी का था, बनिए जो होते हैं आर्य वैश्य समुदाय का था। उसने पूरी जो है ये चिंतामणि के चक्कर में पूरी अपनी जितनी भी वेल्थ थी, फैमिली थी, सब कुछ लॉस कर दिया। ठीक, तो ये मतलब इसमें एक जो है मैसेज था, सारी चीज़ें थी। लेकिन ऑब्जेक्शन क्या हो रहा है अब? ऑब्जेक्शन भाई साहब ये आर्य वैश्य जो कम्युनिटी है वही कर रही है। वैसे तो इसमें सोशल मैसेज था, एक सामाजिक जो है मैसेज दिया जाता था इस नाटक के जरिए, लेकिन अब जो है कुछ सालों से इसको प्योरली इंटरटेनमेंट बनाते हुए इसको इसमें संशोधन किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के गांव-गांव में ज़्यादातर ये हर फेस्टिवल में आपका जो है मेलाओं में ये जो है नाटक होता है, तो काफ़ी इसकी पहुंच भी है। तो आर्य वैश्य कम्युनिटी ने ये कहा कि भाई साहब अब खाली इंटरटेनमेंट इसमें रह गया, समाज के लिए मैसेज तो कुछ रहा नहीं। जो सुबी शेट्टी था उसका जो है मजाक उड़ाया जाता है, उसके जो ये हरकतें थी उल्टी सीधी, उसकी वजह से उसकी जो
संपत्ति चली गई तो उस पर उपहास उड़ाया जाता है, इसलिए जो है आर्य वैश्य कमेटी जो है कम्युनिटी जो है इसमें इसका विरोध कर रही थी, पिटीशन कर रही थी गवर्नमेंट के लिए, और फिर गवर्नमेंट ने वहाँ पर इसको बैन कर दिया अभी 17 जनवरी को। ठीक, ये उससे एक तरीके का पिक्चर लिया गया है। हमारा अगला टॉपिक भी जनरल स्टडीज़ पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, मैं आपको भी बताऊँगा। देखिए, माधवाचार्य, ठीक, पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको जो हमारे यहाँ फिलॉसफी होती है द्वैत अद्वैत, ठीक है ना, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, तो उसको मैं आसान करने की कोशिश करूँगा आप लोग के लिए। माधवाचार्य जी का जो है अभी माधव नवमी थी, तो उस दिन प्रधानमंत्री जी ने इनको जो है श्रद्धांजलि दी। माधवाचार्य के कुछ और नाम भी हैं, ध्यान से सुनिएगा, चूंकि यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन अब दूसरे जो अल्टरनेट नेम्स होते हैं उनसे पूछ लेता है। तो इनका नाम और क्या है माधवाचार्य जी का? पूर्ण प्रज्ञा या फिर आनंद तीर्थ, याद रखिएगा प्लीज। ये एक हिंदू फिलोसफर, हिंदू दार्शनिक, और ये स्कूल ऑफ वेदांता, ठीक है ना, हमारे जो 6 दर्शन जो होते हैं, 6 फिलोसफी जो है भारत में, जैसे कि योग हो गया, ठीक, वैशेषिका हो गई, सामाख्य हो गया, ठीक, फिर वेदांता हो गया, ठीक है, न्याय हो गया, ठीक, और आपका मीमांसा। तो ये 6 हैं, फिर से बता रहा हूँ, योगा, विशेषिका, सामाख्य, ठीक, आपका मीमांसा, वेदांता और जो है ये न्याय। ठीक, तो ये 6 हैं। उसमें से जो वेदांता है, ठीक है ना, वेदांता, उसको जो है बोला जाता है कि वेद के अंत में जो चीज़ें आई, ठीक है ना, वेद के अंत में, तो उसी स्कूल ऑफ वेदांता में कई सारे जो प्रोपोनेंट हैं हिंदू फिलोसफर, उसमें से एक माधवाचार्य जी भी हैं, और ये द्वैत यानी कि डुअलिज्म के प्रोपोनेंट हैं। अभी तीनों चीज बताऊंगा, अद्वैत, द्वैत और विशिष्ट अद्वैत। इसके अलावा और भी है, लेकिन ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ध्यान से सुनिए पूरा। ठीक, माधवाचार्य जो है, माधव कॉल्ड हिज फिलोसफी तत्ववाद। ठीक, तत्ववाद फिलॉसफी, सीधे क्वेश्चन आ सकता है, किसने दिया था? भाई माधवाचार्य जी ने दिया था, और जिसका अर्थ है यथार्थवादी दृष्टिकोण से तर्क, यानी कि आर्गुमेंट करना है, तर्कबाजी करनी है तो रियलिस्ट व्यू पॉइंट करो, यथार्थवादी बनो, आदर्शवादी नहीं, आइडियलिस्ट मत बनो, ये चीज। ठीक है, माधवाचार्य बोलते थे। उनका जो ग्रेटेस्ट वर्क है उसको बोलते हैं अनुव्याख्यान। ठीक है ना, अनुव्याख्यान, ये एक फिलोसॉफिकल सप्लीमेंट है, भाष्य टू हिज भाष्य जो ब्रह्म सूत्र है उसी को सप्लीमेंट करता है अनुव्याख्यान। माधवाचार्य जो है क्रिटिक थे आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के। ठीक, जैसे इनका क्या था? द्वैत, और वहीं आदि शंकराचार्य जी का तो क्या था? अद्वैत। ठीक है ना, तो और जो ये रामानुजा थे उनका जो है विशिष्ट अद्वैत था। ठीक, वेदांता, उसकी टीचिंग का भी बिल्कुल घबराओ नहीं, अभी पूरी एक एक चीज क्लियर कर दूंगा इसमें। तो ये इन दोनों के ही, आपके आदि शंकराचार्य और रामानुजा का विशिष्ट अद्वैत जो वेदांत है, उन दोनों के खिलाफ था ये। ठीक, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था कृष्णा मठ उडुपी में। ठीक, और जहाँ पे मूर्ति लाई गई थी द्वारका गुजरात से 1285 में। भाई साहब गजब। ठीक, तो आज तो हमसे कोई कहते कि भैया जाओ ये काम करना है, या किसी से कुछ कह दिया तो हम लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं कैसे जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन देखो इन्होंने 1285 में उडुपी लेके गए द्वारका गुजरात से मूर्ति। ठीक, तो कितनी बड़ी बात है। खैर, हम लोग आते हैं अपने ट्रिक पे। ट्रिक क्या है? देखिए, 3 लोग हैं यहाँ पर। एक तो माधवाचार्य जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये विश्वास करते हैं डुअलिज्म पर। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये बताते हैं आपको कि 2 चीज़ हैं, एक है ब्राह्मण, ये ब्राह्मण वाला ब्राह्मण नहीं है। ठीक, और एक है हम, मतलब एक गॉड है और एक हम है, यू, मी, या फिर ऐसे करके कर सकते हो। तो अलग अलग, जैसे आदि शंकराचार्य जी ने ये बोला कि अद्वैत है, अद्वैत मतलब मोनिज्म है, दोनों गॉड और हम एक ही हैं अगर तुम मानो तो। अब तो गॉड तुम्हारे अंदर ही है, दोनों एक ही हैं। माधवाचार्य ने कहा नहीं, डुअलिज्म है, गॉड अलग है और हम अलग हैं। ठीक है ना, तो ये इन्होंने बोला। अच्छा, इसको याद करने की ट्रिक ये है कि आदि शंकराचार्य में एडी है और इसमें भी अद्वैत में भी एडी है। इसको इंग्लिश में मोनिज्म बोलते हैं। आदि शंकराचार्य एडी अद्वैत, माधवाचार्य में डी है और इसी से द्वैत या डुअलिज्म, ऐसे याद रहेगा ना। रामानुजम जो है विशिष्ट अद्वैत की बात करते हैं। अब देखो, आदि शंकराचार्य ने बोला कि दोनों एक ही हैं, माधवाचार्य ने बोला कि नहीं दोनों अलग अलग हैं। रामानुजन ने आके ये बोला कि देखो ऐसा है कि दोनों अलग अलग तो हैं,
लेकिन कुछ विशिष्ट क्वालिटीज अगर हो जाए हमारे अंदर तो ये दोनों गॉड और हम एक हो सकते हैं। अब मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। अगर पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ये आपका अपना चैनल है भाई, करो तो कुछ। ठीक, तो ये चीज़ है और ट्रिक में मेरे ख्याल से आपको याद हो गई होगी। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी। देखिए ट्यूलिप मेनिया, ट्यूलिप मेनिया ये अभी यूज़ किया गया शब्द आपका जब ये मौद्रिक नीति दी जा रही थी आरबीआई के गवर्नर के द्वारा, शक्तिकांत दास जी के द्वारा। तो उन्होंने क्रिप्टो करेंसी जो है, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, डॉज कॉइन है, बहुत सारे हैं, तो उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया कि भाई साहब टुलिप मेनिया जो है ये फैला रहा है। ठीक, बजट में इस साल के मैंने पूरा ये पढ़ाया हुआ, आप लोग प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिएगा, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सारी चीज़ें। तो बजट में 30% जो इनकम होती है क्रिप्टो करेंसी या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट पे, उस पर 30% का जो है टैक्स लगाया जाएगा। तो ये तो पहले ही बोल दिया था। और अब गवर्नर जो हमारे सेंट्रल बैंक के हैं आरबीआई के, उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है। ठीक, इन्होंने कहा क्यों? क्योंकि इसके जो है ये बिल्कुल हवा में है, वर्चुअल वर्ल्ड में है, कोई भी अंडर जो है वैल्यूएशन इसकी है ही नहीं, इंट्रिंसिक आंतरिक वैल्यू इसकी कोई है ही नहीं। ठीक, तो किस पे, मान लीजिए कल को ये जो है इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा, वो कहाँ गया आपका सब पैसा? और फिर उसको जो है बिटकॉइन का आप सबको डीलिंक कर रहे हो तो वो कभी भी चल जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक या फिर व्यापक आर्थिक जो होते हैं वो उसमें कौन कौन चीज़ें आती हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था को जोड़ते हो, जैसे कि जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना, पूरी इंडिया का निकाला था ना, इन्फ्लेशन, महंगाई दर है तो पूरे इंडिया का है, इस तरीके के जो फैक्टर्स होते हैं उनको मैक्रो इकोनॉमिक बोला जाता है। तो इन्होंने अपनी जो द्विपक्षीय मॉनेटरी पॉलिसी अभी हुई है उसमें क्रिप्टो करेंसी का टुलिप मेनिया बताया। अब टुलिप मेनिया समझ लो, देखो डच या फिर हॉलैंड जो है वहाँ पर क्या था कि ट्यूलिप वाला एक पहले जो है एक ये हुआ था कि सब जो है फूल बेचने के चक्कर में कि भाई बाहर से आया है, और जो है ये इसके दाम बढ़ाते चले गए। और ये ऐसा बोला था कि पहला जो वित्तीय जो बबल फटा था, मतलब इतना ज़्यादा किसी चीज़ की कोई वैल्यू है नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू, लेकिन उसका मान लीजिए 1 रुपये की चीज़ जो है लाख करोड़ रुपए में बिक रही है, तो क्या है उसके, तो ये एक तरीके का बबल उसको बोला जाता है इकोनॉमिक पार्लांस में। तो वो जो है पहली बार जो है वहाँ पे ये 17वीं सदी में फटा था। तो वैसे ही कुछ जो है क्रिप्टो करेंसी को कंपेयर किया है अभी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने क्रिप्टो करेंसी को। ठीक, कि इसके अंडरलाइंग वैल्यू कुछ नहीं है, खाली स्पेकुलेशन में चल रहा है और लोगों के अंदर जो है एक फिनोमिनन है जिसको बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको लगता है कि यार अरे मैं क्रिप्टो करेंसी नहीं ले पा रहा हूँ, खरीद लो नहीं तो रह जाऊंगा। उस चक्कर में क्या हो रहा है कि एक बेच रहा है तो ऊपर के दाम पे, ठीक, एक ने खरीदा 1 रुपये पे, दूसरे लोग अरे यार क्रिप्टो करेंसी मैं नहीं ले पाऊंगा, आप क्या करूँ, उसने 5 रुपये बेचा, इन्होंने 5 रुपये खरीद लिया। फिर इन्होंने कहा कि अरे यार बहुत बढ़ गया है, दूसरा भी एक खड़ा है, तीसरा चौथे 5वें लोग खड़े हुए, ये ऐसे दाम इसका बढ़ता रहा, 5 से 25 लाख रुपए, करोड़ों रुपए होता जा रहा है। ठीक, तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट और टुलिप मेनिया टाइप से जो चीज़ें हैं इसकी वजह से बिना किसी अंडरलाइंग एसेट के, बिना किसी वैल्यू के, आंतरिक वैल्यू के होते हुए भी ये इसके दाम स्पेकुलेशन पे खाली बढ़ता जा रहा है। ये काफ़ी खतरनाक है, ऐसा हमारे अभी आरबीआई गवर्नर ने बोला है। अब कई बार मैंने इसको ये बता दिया एक ही बार में ताकि आपके दिमाग में बैठ गया हो। ठीक, टुलिप क्या होता है भाई, फूल होता है ना, नीदरलैंड, डच में या फिर हॉलैंड में इसकी खेती होती है सबसे ज़्यादा, तो इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ इश्यूज। समझ, देखिए हेल्थ केयर के लिए अभी जो है गवर्नमेंट ने हेल्प कर रहे हैं। कोविड की वजह से क्या है कि कई सारे हेल्थ केयर जो है वो उनको पैसा की ज़रूरत है, तो उनको लिक्विडिटी यानी कि कैश उनके पास बना रहे, तरलता बनी रहे, ऐसा ना हो कि कहीं नुकसान हो गया। भाई ऐसा होता ना, जैसे आपने पैसा कहीं लगाया, उससे आपको लग रहा था कि जो है आपके कुछ पैसे आपके बनेंगे, फिर आप कुछ और खरीदते जाओगे। ठीक, लेकिन पैसा लगाया, पैंडेमिक आ गया, कोरोना आ गया, तो आपका क्या हुआ भैया, जो पैसा था उससे कुछ आमदनी तो दूर की बात है, लॉस अलग हो गया। जब लॉस हो गया तो आपके पास क्या है, तरलता या फिर कैश या फिर लिक्विडिटी की जो है कमी हो गई। तो इस लिक्विडिटी, क्योंकि पैंडेमिक है, इस समय ज़रूरत है कि हम हेल्थ केयर को बढ़ावा दें, तो गवर्नमेंट ने एक टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी लाए थे 50,000 करोड़ रुपए की। इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज जो है 3 महीने तक इसको और बढ़ा दिया, 31 मार्च तक था ये।
ठीक, इसको अब 30 जून तक कर दिया गया है और इसमें हेल्थ केयर लोगों को इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए टर्म लिक्विडिटी लोन टाइप से कुछ मिल जाएगा 50,000 करोड़ तक का, मतलब एक को नहीं, अलग अलग लोगों को मिलेगा। ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो है, आप आइए बताइए आपको चाहिए, आपको दिया जाएगा कोविड के जो है निपटने के लिए इमरजेंसी आपका जो है एक तरीके का लोन दिया जाएगा। और इसकी जो दर होगी, मतलब रेट होगा, वो भी बहुत कम होगा, रेपो रेट होगा 4% है इस समय रेपो रेट, तो बहुत ही कम जो है ब्याज पर आपको ये पैसा दिया जा रहा है इमरजेंसी के लिए। ठीक, और आपको जो ये लोन दिया जाता है, बैंक्स भी आसानी से पैसा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब उनको एक तो सरकार की तरफ से जो है आश्वासन भी है कि चिंता ना करो, हम प्रोवाइड करेंगे पैसा, तुम पैसा इसमें लोन दो। ठीक, और दूसरी चीज़ है, इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी डाल दिया गया है। तो बैंकों का एक टारगेट होता है कि भाई साहब अगर 100 रुपये का वो प्रायोरिटी सेक्टर मतलब 100 रुपये की पूरी लोन देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो उसमें से उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए तो एक मतलब 40% 20% तो रखना ही रखना है। ठीक, उतना तो देना ही देना। तो इमरजेंसी हेल्थ केयर फॉर टू फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 करके इसको भी प्रायोरिटी सेक्टर में ला दिया गया है और इसीलिए जो है बैंकों को इसको देने में कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई कि एक्सटेंशन हो गया बस 3 महीने और अब ये 30 जून तक हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक, जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस संबंधित देखिए, पुलिस सुधार या फिर पुलिस रिफॉर्म। प्रकाश सिंह केस आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िएगा। ये पुलिस सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी, ठीक है ना, कि भाई पुलिस वाले जो है वो इन्वेस्टिगेशन वाले अलग होने चाहिए और जो है बाकी काम करने के लिए अलग होने चाहिए। 1 लाख जनता पे कितने पुलिस होनी चाहिए और उनका टर्म होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें दी थी। तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल है कि आप इसको जुडिशियल एक्टिविज्म में भी लिख सकते हो, न्यायिक सक्रियता में भी आप इसको लिख सकते हो इस वाले केस को, कि पुलिस रिफॉर्म लाया गया था क्योंकि भाई साहब सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती इसमें। ठीक, जब सरकार नहीं कुछ कर रही हो, ज़रूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट को या फिर न्यायालय को मतलब आना पड़ता है पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो उन्होंने ये चीज़ दिया था और ये पुलिस रिफॉर्म दिए गए हैं। प्रकाश सिंह केस में कई साल हो गए और लेकिन अभी तक इसमें कोई जो है स्टेट ने जो है कुछ भी ज़्यादा किया नहीं है। तो यहाँ पे चीज़ एक बताई गई है, यहाँ पे होम मिनिस्ट्री ने जो है कुछ डेटा यहाँ पे बताया है कि 648 पुलिस स्टेशन भारत में ऐसे हैं जहां पे टेलीफोन नहीं है। उत्तर प्रदेश में 75 पुलिस स्टेशन हैं जहां फ़ोन नहीं है, टेलीफोन नहीं है। आप ये भी कह सकते हो कि यार मोबाइल फ़ोन के ज़माने में टेलीफोन लैंडलाइन वाला कौन रखता है, लेकिन रखना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी भाई आज भी फ़ोन एक बार को जो है लैंडलाइन बहुत रिलायबल है, ठीक है ना, तो उनको तो रखना ही चाहिए। तो जम्मू कश्मीर में 79 पुलिस स्टेशन में फ़ोन नहीं है, पंजाब में 69 में नहीं है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में तो बहुत ही बुरा हाल है। पुलिस स्टेशन 141 पुलिस स्टेशन आसाम में जहाँ पे टेलीफोन नहीं है, 54 अरुणाचल प्रदेश, 64 मणिपुर, 62 मेघालय, 36 नागालैंड, यहाँ पे टेलीफोन का कनेक्शन है ही नहीं भैया। ठीक, इसी रिपोर्ट में जो गृह मंत्रालय ने निकाली है ये बताया गया कि 257 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पे व्हीकल ही नहीं है। ठीक, और 143 ऐसे हैं जहां पे वायरलेस सेट रही है। भाई साहब ये रिपोर्ट अभी जो है ये तैयार करी है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो होम अफेयर्स है उन्होंने, और कमेटी ने ये भी बताया है भाई साहब, समिति ने, कि 15 साल हो गए हैं, 17 स्टेट ही सिर्फ ऐसी हैं जिन्होंने मॉडल पुलिस एक्ट 2006 वाला जो है उसको या तो कुछ संशोधन किया है या फिर एनेक्ट किया है। ठीक, और ये पुलिस रिफॉर्म जो है ये काफ़ी स्लो है। और ये जो कमेटी है उसने कहा है कि होम मिनिस्ट्री को ये वाला डेटा सार्वजनिक कर देना चाहिए, पब्लिक डोमेन में डाल देना चाहिए, ताकि स्टेट जो है थोड़े सक्रिय हों और बेहतर प्रदर्शन करें, ताकि बेइज्जती ना हो इस चक्कर में। ठीक, और ड्यू टू अनस्पेंट बैलेंस विद द स्टेट गवर्नमेंट ओनली 103 करोड़ आउट ऑफ 770 करोड़ वॉज रिलीज ड्यूरिंग द 2021। मतलब बहुत बुरी हालत है। पुलिस रिफॉर्म जो है होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो करप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक, और एक चीज़ और बताऊँ आपको, जो है एक ही पुलिस वाला अपने मन से धाराएं लगा रहा है, अपने हिसाब से धारा लगा रहा है, या फिर कोई मजबूत पार्टी उसके हिसाब धारा लगा रहा है, ये सब इतना जटिल कर देते हैं काम। जो आप लोग कहते हैं ना कि न्यायालय में जो है बहुत सारे केसेस लंबित हैं, डिलेड है, उसका एक कारण पुलिस रिफॉर्म भी है। ठीक है ना, मेंस में ये सारे पॉइंट आपको लिखने चाहिए। ठीक, अगर आता है इससे संबंधित। और जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि न्यायिक सक्रियता वाले में वाला पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, पुलिस रिफॉर्म की गाइडलाइंस। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित देखिए हमारा जो टॉपिक है, रशिया आप देखो मान नहीं रहा है, रशिया प्रेशर बनाए हुए है एक्चुअली, ठीक, नाटो के ऊपर।
आपका यूक्रेन के साथ में इनकी काफ़ी जो है गहमा गहमी चली रही है रशिया की। ठीक, तो रशिया अब वहाँ पे उसने अपने जो ट्रूप्स हैं वो यूक्रेन के आसपास लगा रखे हैं, फैला रखे हैं। अब वहाँ पे वो लोग भी बोर हो रहे हैं, तो रशिया ने कहा एक काम करते हैं कि इनसे कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज कर दो, वॉर गेम्स करके, और इसमें लाइव बुलेट और ये सब चलेगा। ठीक, तो इनके बॉर्डर पे ही ये चल रहा है, बेलारूस के साथ में ये कर रहे हैं। ठीक, रशिया। तो अब देखो रशिया यूक्रेन के जस्ट ऊपर है ये, ठीक, चेर्नोबिल ये रहा। तो इसके क्या हो रहा है कि नाटो और ये सब लोग को लग रहा है यार पता नहीं रशिया मानेगा नहीं, लग रहा है ये वो, और जितनी भी वार्ता कि भैया मान जाओ। हाँ, नाटो जो है, जो पहले सोवियत वाले जो कंट्री थे या फिर अब जैसे हैं, जैसे यूक्रेन हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम अपना जो है एक्सपेंशन नाटो का नहीं करेंगे, या जो भी बातचीत चल रही है, तो रशिया मानने वाला है नहीं। रशिया ने भी हालांकि कुछ ऐसा नहीं दूध का धुला है, 2014 में यूक्रेन का एक हिस्सा क्रीमिया नाम से जो है उसको हथिया लिया था जबरदस्ती। पूरी दुनिया देखती ही रह गई। जो काला सागर जो है आपका ब्लैक सी जो है, और जो है आपका ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है सी ऑफ एजोव, ध्यान सुनेगा, एजोव, और इसके बीच में जल डमरू मध्य जो है वो है बॉस्फोरस। तो इसके थ्रू जो है यहाँ पे क्रीमिया आइलैंड करके इसको रशिया ने जो है अधिग्रहण कर लिया था इलीगल, तभी इसको रशिया को जो है G7 से निकाल भी दिया गया है। तो खैर, अभी मैंने आप लोगों को पीछे कवर करके बताया भी था, यूक्रेन के थ्रू पाइपलाइन जाती है जो कि यूरोपियन यूनियन में जो है, यूरोपियन कंट्रीज़ में गैस को प्रोवाइड करती है। वहाँ पे जो है काफ़ी ठंडा है, तो गैस की जरूरत पड़ती है उन लोगों को गर्म रखने के लिए। तो एक एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। दूसरा, नाटो जो है अपना फैलाव कर रहा है यूक्रेन में। अगर नाटो पहुँच गया तो जो है रशिया को काफ़ी खतरा है। भाई दूर ही रहे ना यार, अगर चाइना, देखो हम बॉर्डर उनसे जुड़े हुए तो कितनी दिक्कतें होती हैं। तो रशिया भी नहीं चाहता है कि नाटो वाली कंट्री जो है जो बिल्कुल हमारे बॉर्डर जुड़ी रहे। रोज ही पता चला जो है, जो चीज़ें पैसा उपयोग होना चाहिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, वो पैसा जो है गोला बारूद बनाने के लिए खर्चा हो रहा है। बहुत ज़्यादा इसमें पॉइंट हैं, इसमें आप लोग को समझना चाहिए कि क्या चीज़ हो रही है, एनालिसिस है पूरी। ठीक, तो ये जो है यहाँ पर अभी यहाँ पे वॉर गेम्स कर रहा है यूक्रेन, और अपना प्रेशर बना रहा है यूएसए, नाटो, इन सब के ऊपर। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3, सिक्योरिटी इशू समझ। देखिए, ट्यूनिक यूनिफॉर्म सिंपल सी चीज़ है। महाराष्ट्र के जो डीजीपी हैं संजय पांडे जी, उन्होंने कहा है कि जो आपका पुलिस सब इंस्पेक्टर है और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, ये लोग अब ट्यूनिक यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, बाकी इनके ऊपर रैंक वाले जो हैं वो पहन सकते हैं। इन्होंने बोला कि इसके पीछे रीज़न ये है हटाने का, एक तो हमारे यहाँ हॉट वेदर है, जिसमें कि ये ब्रिटिश टाइम से चली आ रही है जो यूनिफॉर्म है, ये जो है ठंडे वेदर के लिए बनी हुई है, तो इसमें काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है। दूसरा ये चीज़ है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसमें पूरा वो स्वॉर्ड वोर्ड लेके रखना पड़ता है, बेल्ट वेल्ट लगानी पड़ती है, तो काफ़ी महंगी है। तो ये दो रीज़न की वजह से, हॉट वेदर और महंगी की वजह से इसको हटाया जा रहा है। ये यूनिफॉर्म देखो बड़ी करके दिखा दे रहा हूँ, ये है वो यूनिफॉर्म जिसको इन्होंने डीजीपी महाराष्ट्र जो है उन्होंने हटा दिया है। ठीक, तो मैंने कहा ये आ सकता है कि कहाँ पे हटाया गया, ट्यूनिक यूनिफॉर्म क्या होती है, तो इसको आप लोग अब कर लीजिएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने कल इसको पढ़ा भी था, मैंने आप लोग को मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या फीचर्स आए हैं वो बताया भी था, फिर से मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक, पहले तो यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिखा दूँ ताकि आपको पूरा एकदम जो है फिंगर टिप्स पे चीज़ें कैसे आती है। कई लोग पूछते हैं कि नोट्स कैसे बनाए, नोट्स ऐसे बनाओ। कल भी जब मैं बता रहा हूँ तो मैंने आप लोगों से कहा था कि एक जगह लिखते जाना। आरबीआई ने जो की पॉलिसी रेट्स है, नीति दरें हैं, उनको अनचेंज रखा है, यथास्थिति इन्होंने बनाए रखी है। रेपो रेट को 4%, रिवर्स रेपो रेट को 3.35%। रियल जीडीपी ग्रोथ जो अभी इन्होंने बताई है 2023 में अनुमानित है 7.8% होगा, पिछले साल का 9.2% इन्होंने जो है एस्टिमेट करी है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ठीक है ना, उसने पॉलिसी स्टांस को एकोमोडेटिव रखा है। एकोमोडेटिव मतलब होता है कि ग्रोथ के प्रति है और इन्फ्लेशन को ना बढ़े, लेकिन ग्रोथ की तरफ ज़्यादा इनका फोकस है कि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की तरफ बढ़े। ठीक, दूसरा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल में ये होता है कि पॉलिसी रेंज रेट जो है वो चेंज कर सकते हैं एज पर द डिमांड, कि इन्फ्लेशन की तरफ ध्यान रखना है, इन्फ्लेशन को कम करना है, या फिर ग्रोथ की तरफ, तो न्यूट्रल स्टांस होता है। अभी एकोमोडेटिव रखा है कि हम चाहते हैं कि ग्रोथ बढ़े। ठीक, और वैसे तो आप लोगों को पता है कि आरबीआई सेंट्रल बैंक का जो है मेन कई सारे ऑब्जेक्टिव में मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को जो है आपका कंट्रोल में रखना, 2 से 6% ऑफ जीडीपी के रेंज में रखना, 4 ± 2। ठीक,
और सीपीआई इन्फ्लेशन इन्होंने फोरकास्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2023 में 4.5% तक रहने का। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कल मैंने आप लोग के साथ में टेलीग्राम चैनल पे अपने जो है एक ऑडियो शेयर किया था, उसमें इकोनॉमी के मोस्ट बेसिक आरबीआई संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट अवधारणाएं हो सकती हैं सब कुछ मैंने उसमें बताया है। एमएसएफ क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें। 23 मिनट का ऑडियो लेक्चर है, लेकिन उससे आपकी जो आधारशिला है इकोनॉमी की बहुत ही मजबूत हो जाएगी। उसको जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लोगों के साथ शेयर करिए। ये आप लोग का अपना चैनल है, इसको आपको बढ़ाना चाहिए। ठीक, कोई इसमें जो है आपसे आपकी जेब से कोई भी एक चवन्नी भी नहीं जा रही है। अगर आप लोग चाहो तो ये काफ़ी लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, आप लोग को से भी थोड़ी सी आशा रखता हूँ। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को भी 4.25% ही रखा है। ठीक, इसके अलावा देखिए इन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि जो एमएसएफ ऑपरेशन और फिक्स रेट रेपो रिवर्स रेपो रेट वाले ऑपरेशन है वो 5:30 शाम को 5:30 से रात के 12 बजे तक 11.59 जो है आपका मेरिडियन तक, सॉरी पोस्ट मेरिडियन तक ही, मतलब पीएम तक ही रहेगा। ठीक है, शाम को पहले 9 बजे सुबह से लेके रात के 12 बजे तक होता था, ये चेंजेस कर दिया है टाइम इन्होंने। ठीक, और वेरिएबल रेपो रेट जो है वो चलते रहेंगे, आगे भी किए जाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया एलटीआरओ वाली एक कॉन्सेप्ट जो है। ठीक, और वेरिएबल रेपो रेट हो गया, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट हो गया, 14 दिन के टेन्योर जो है वो मेन लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल की तरह यूज होगा। कि अर्थव्यवस्था में जो है पैसे के तरलता को, कैश को बढ़ाना है घटाना, उसके लिए वेरिएबल रेट रेपो और वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ये मेन टूल रहेंगे। प्लीज इसको ध्यान से पढ़िए। अच्छा, एकोमोडेटिव जो स्टांस रखा है वो इसलिए रखा है क्योंकि कोविड-19 से अभी तक हम लोग पूरी तरीके से उबर नहीं पाए हैं और अभी ओमिक्रॉन का खतरा भी इतना पूरा टला नहीं, तो उससे निपटने के लिए हमें चाहिए ही। ठीक, और 9.2% जो है 2021-22 की इन्होंने एस्टिमेट करी है जीडीपी ग्रोथ को, और 7.8% जो है अगले साल के लिए, मतलब 2022-23 का अगले वित्तीय वर्ष के लिए। हमारे जो ये मॉनेटरी पॉलिसी आती है ये हर 2 महीने में आती है, ये ध्यान रखना, यानी कि साल में 6 बार आती है। और आपका अच्छा किसी वित्तीय वर्ष की पहली जो है मॉनेटरी पॉलिसी किस महीने में आएगी बताइए? फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है। और इन्होंने जो एमएसएफ रेट और बैंक रेट है 4.25 पे रखा है। एमएसएफ रेट तो पिक्चर में नीचे लिखा हुआ था, बैंक रेट भी 4.25% पे ही रखा है। अच्छा, बताइए आप लोग ये कमेंट करके कि बैंक रेट, जिन लोगों ने ऑडियो सुन लिया वो लोग तो जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर करी हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए, शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जो करिएगा आंसर जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं उसके लिए। ठीक, टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो 9650347272 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।